दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग वीजा, लेकिन प्रोसीजर के हिसाब से सबसे आसान और सबसे सिंपल। ना आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, ना प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और ना आपसे पूछेंगे कि पैसे कहां से आए। यूएसए का वीजा कैसे अप्लाई करना है, कैसे इंटरव्यू पे जाना है, इस वीडियो को देखें, सब समझ आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप इंट्रो में देख चुके हैं, आज की वीडियो यूएसए के वीजे के बारे में है, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि यूएसए का वीजा कैसे अप्लाई करना है। नियर फ्यूचर में जून में यूएसए में आईसीसी के वर्ल्ड कप के भी कुछ मैचेस हो रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप के, उसके लिए भी यूएसए का वीजा लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको यूएसए के वीजे के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं कि उसको कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू पे जब आप जाते हैं तो किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं वो ये है कि मैं कोई वीजा कंसल्टेंट नहीं हूं, ट्रैवल एजेंट नहीं हूं। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के बेस के ऊपर आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी चीज जो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अगर जेन्युइनली यूएसए को विजिट करना चाहते हैं और वहां पर घूम फिर कर आना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी गाइडलाइंस मिलेगी। लेकिन आप अगर यूएसए में जाकर स्लिप होना चाहते हैं, फ्रॉड से वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, गलत स्टेटमेंट, गलत अपनी चीजें बताना चाहते हैं, तो फिर काइंडली इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि मैं किसी फ्रॉड और किसी जालसाजी को सपोर्ट नहीं करता। कमिंग स्ट्रेट टू द टॉपिक, यूएसए के जो वीजे हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक इमिग्रेंट वीजा एंड नॉन इमिग्रेंट वीजा। ये वीडियो नॉन इमिग्रेंट वीजा B1 B2 के बारे में है। नॉन इमिग्रेंट वीजाज और भी हैं, स्टूडेंट वीजा है, उसके अलावा बिजनेस वीजा है, उसके अलावा भी बहुत सारे जॉब वीजाज होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक वीडियो B1 B2 वीजा के बारे में है। और B1 B2 वीजा जो है वो यूएसए के विजिट के लिए है, जिसमें आप टूरिज्म भी कर सकते हैं, आप अपनी मेडिकल कंसल्टेंसी या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं, और उसके अलावा आप किसी बिजनेस सेमिनार, बिजनेस क्लाइंट से मिलने जा सकते हैं, मीटिंग के लिए जा सकते हैं, कोई वहां पे एक्सपो है उसको अटेंड करने के लिए जा सकते हैं। उसके अलावा आप वहां पे टूरिज्म में जरूरी नहीं है कि आप वहां पे घूमे फिरें, आप अपने किसी रिलेटिव को मिलने जा सकते हैं। रिलेटिव की क्या क्या कॉनोटेशन होती है और क्या क्या कैटेगरीज होती हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा आप कोई शादी अटेंड करने जा सकते हैं, या जैसे आईसीसी का वर्ल्ड कप हो रहा है T20 का, उसके मैचेस देखने के लिए आप जाना चाहते हैं तो उसमें भी B1 B2 वीजा एप्लीकेबल होगा। तो कमिंग स्ट्रेट टू द प्रोसीजर्स के आपने क्या करने हैं, तो इसमें तीन चीजें हैं जो मेन हेडिंग्स हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले आपने अपना प्लान बनाना है, उसके बाद आपने D160 फॉर्म जो है वो फिल करना है और अपने इंटरव्यू की डेट जो है वो अप्लाई करनी है। स्ट्रेट अवे आते हैं प्लान के ऊपर। जब आप प्लान की बात करते हैं तो सबसे पहले जो पॉइंट्स आपने अपने जहन में बनाने हैं उनको आप एक कागज के ऊपर, एक डायरी के ऊपर, एक बुकलेट में नोट करें, क्योंकि ये तमाम चीजें आपने फॉर्म के अंदर फिल करनी है। फॉर्म आपने खुद फिल करना है, अगर आप खुद फिल नहीं कर सकते, किसी पढ़े लिखे बंदे से आपने फिल करवाना है तो आप उसके साथ बैठे और फिल करें, क्योंकि जो जो चीजें आप फॉर्म में फिल करेंगे वही आप में आपके लिए एप्लीकेबल होंगी। इंटरव्यू में वो आपसे सवाल पूछेगा तो आप ब्लैंक नहीं होंगे और उस हिसाब से आप अपना जवाब देंगे। प्लान में आपने सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप क्यों जाना चाहते हैं। अगर आप टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं तो ये चीज आप ज़हन में रखें कि अमेरिकन वीजा, जिसका मैं आपको पहले बता चुका हूं इंट्रो में भी कि वो आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगेगा और आपकी फर्दर डिटेल्स नहीं मांगेगा कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है और आप पैसे कहां से कमा रहे हैं। वो क्यों नहीं मांगेगा? वो इसलिए नहीं मांगेगा कि उनका स्क्रीनिंग सिस्टम इतना फुल प्रूफ और इतना सिस्टमैटिक है कि उनको जरूरत नहीं है कि वो ये आपसे मांगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं और आपकी क्या एक्टिविटीज हैं और आप क्या करते हैं। वो उनके सिस्टम्स ऐसे हैं कि वो खुद ही चेक कर लेंगे और आपका फॉर्म खुद ही बोलेगा। अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो ये आप ज़हन में रखें कि क्या आपने दुनिया में कहीं और टूरिज्म किया है। जब आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास इतने पैसे हैं। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप टर्की क्यों नहीं गए, दुबई क्यों नहीं गए, आप उम्रे पे क्यों नहीं गए, आप मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, थाईलैंड, यहां पर क्यों नहीं गए, जो इस रीजन के करीब हैं वहां पर आप क्यों नहीं गए।
आप स्ट्रेट अवे यूएसए का वीजा क्यों अप्लाई कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप दुनिया में कहीं नहीं गए और आप यूएसए का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यूएसए का वीजा नहीं मिलेगा, लेकिन देयर हैज टू बी अ जस्टिफिकेशन। आप स्ट्रेट अवे अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और आप जाना चाहते हैं यूएसए में घूमने फिरने के लिए, तो डेफिनेटली एक वहां पर अलार्म या एक सिचुएशन ऐसी आपका फॉर्म जो है, ये एक क्वेश्चन वहां पे राइज होगा कि आप जो हैं दुनिया में कहीं भी घूमने फिरने नहीं गए तो स्ट्रेट अवे यूएसए क्यों जाना चाहते हैं। बहरहाल आपने जब प्लान किया कि आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं, उसके बाद आप यूएसए कब जाना चाहते हैं, कौन सी डेट्स में जाना चाहते हैं, क्या वो टूरिज्म का सीजन है, नॉन टूरिज्म सीजन है, बच्चों की स्टडीज तो नहीं है। अगर आपके बच्चे आपके साथ जा रहे हैं और आप उनका भी वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज यूएसए वीजा में, या आप किसी और कंट्री का भी वीजा अप्लाई करेंगे तो ये चीज बहुत कंसिडर की जाती है कि अगर बच्चों के स्कूल चल रहे हैं तो उस दौरान में आप वेकेशन के लिए कैसे जा सकते हैं यूएसए में। ये बहुत बड़ा एक कंसर्न होता है। ये इस तरह नहीं है कि बच्चों के स्कूल चल रहे हैं और आप 10 दिन की छुट्टियां लेके मरी में बर्फ देखने के लिए चले जाएं। तो ये चीज है कि आपकी डेट्स जो है वो यूएसए विजिट की क्या है, ये भी आप अपने पास नोट कर लें। फिर आपने कितनी ड्यूरेशन के लिए यूएसए में जाना है, 1 वीक, 2 वीक, 5 वीक, 4 वीक, जो आपका मकसद है उस पर यह डिपेंड करता है। यूएसए के वीजे में आपने ये मेंशन नहीं करना होता कि आप कौन सी स्टेट में जा रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे वो आपसे पूछ सकता है कि आप कौन सी स्टेट में जाएंगे और क्या क्या चीज देखेंगे। अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं और घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये चीजें पहले से आपके माइंड में होनी चाहिए। गूगल कर लें, अपने दोस्तों से पूछ लें कि अगर मैं न्यूयॉर्क में जाऊंगा तो मैं कौन कौन सी चीजें देखूंगा। मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखूंगा, वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी देखूंगा जहां पे ट्विन टावर्स थे, उसके अलावा नेचुरल म्यूजियम है, हिस्ट्री वो देखूंगा, बैटरी पार्क है, सेंट्रल पार्क है, ब्रुकलिन ब्रिज है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप देख सकते हैं। अगर आप कैलिफोर्निया की साइड पे जाएंगे तो वहां पे डिज्नीलैंड है, वहां पे यूनिवर्सल स्टूडियो है, उसके अलावा बिल्कुल उसके करीब जो है सैन फ्रांसिस्को है। अगर आप फ्लोरिडा जा रहे हैं तो वहां पे डिज्नीलैंड है, यूनिवर्सल स्टूडियो है और बहुत सारे वाटर पार्क्स हैं। वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्लान में आपने डिसाइड करना है कि जब आप यूएसए जाएंगे तो आप रहेंगे कहां पे, आया कि आप अपने किसी रिलेटिव के पास रहेंगे। अगर आप रिलेटिव के पास रहेंगे तो आपने वो डिटेल्स जो हैं वो अपने फॉर्म के अंदर शेयर करनी होंगी। अगर आप होटल में रहेंगे तो वो भी आपको बताना पड़ेगा कि जी मैं होटल में रहूंगा, तो ये चीजें भी जॉट डाउन कर लें। उसके अलावा जरूरी नहीं है कि आपने टिकट खरीदी हो। टेंटेटिव डेट ऑफ एंट्री, क्योंकि आपने ड्यूरेशन और कब आप जाना चाहते हैं वो डिसाइड किया होगा, तो टेंटेटिव डेट ऑफ एंट्री भी फॉर्म में एंटर करनी होती है, वो भी आप डिसाइड कर लें। जब आप प्लान बना रहे हैं तो ये चीज भी आपने ज़हन में रखनी है कि इंटरव्यू की डेट कम से कम 8, 10, 11 महीनों के बाद मिलती है। तो अगर आप आज अप्लाई कर रहे हैं मार्च के महीने में, तो आप ये ज़हन में रखें कि 2025 के जनवरी फरवरी में आपको इंटरव्यू की डेट मिलेगी। तो डेफिनेटली आपका प्लान जो है वो उसके बाद होना चाहिए ट्रैवलिंग का। अगर आप लिख रहे हैं कि जी मार्च में आप अप्लाई कर रहे हैं और जून में आप जाना चाहते हैं और आपकी इंटरव्यू की डेट ही उसके बाद आ रही है, तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी, थोड़ा सा पॉइंट एक राइज करेगा कि ये प्लान इनका जो है वो कंक्रीट और फुल प्रूफ नहीं लग रहा। जब आपने प्लान डिसाइड कर लिया कि आपने कब जाना है और कहां पे जाना है, क्या करने के लिए जाना है, तो उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल करेंगे जो ऑनलाइन फिल होगा। और B1 B2 वीजे के लिए जो फॉर्म है उसको D160 फॉर्म कहते हैं। और बाकी जो वीजास हैं, जो डिफरेंट कैटेगरीज के वीजास हैं, उनके लिए फॉर्म डिफरेंट होते हैं। जब आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है तो अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि उसको कैसे आपने फिल करना है। बड़ा आसान तरीका है। आप गूगल पर जाएंगे, वहां पे आप लिखेंगे DS160 फॉर्म फॉर यूएस वीजा। जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो काउंसलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सिस्टम की वेबसाइट खुलेगी जो D160 फॉर्म के लिए है। उसको खोलने के बाद आप वहां पर अपनी लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। आप उसको सिलेक्ट करेंगे, नीचे एक कोड आएगा, कोड को फिल करेंगे। नीचे 2 और ऑप्शंस आएंगे। एक ऑप्शन है स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन और दूसरा है रिट्रीव एन एप्लीकेशन। तो आप क्योंकि न्यू एप्लीकेशन कर रहे हैं तो स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन को जब आप क्लिक करेंगे तो एक पूरा पेज खुलेगा जो कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज के नोटिस के बारे में होगा। उसको तसल्ली से डिटेल से आप पढ़े। उसके बाद एक टिक मार्क करना होगा कि आई एग्री। तो वहां पर जनरेट होगा आपका यूनिक D160 फॉर्म का नंबर और डेट। वो वहां पे ऑप्शन है, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं आप। उसको नोट कर लें किसी सेफ जगह पे। आप उसकी तस्वीर खींच के अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं। ये इसलिए जरूरी है कि ये फॉर्म एक ही गो में आप शायद फिल ना कर सकें। आपको दोबारा लॉग आउट करके दोबारा इसमें रिट्रीव एन एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है उस पर जाना पड़े और आप फिर बाकी चीजें उसमें फिल करें। उसके अलावा जब आपने इंटरव्यू अप्लाई करना है तब भी आपको ये जो यूनिक नंबर है 8800 से स्टार्ट होता है। उसके बाद 5
फिगर्स एंड लेटर्स का एक जंबल्ड कोड होगा, वो आपने नोट करना है। उसके ऊपर बार कोड दिया होगा। बार कोड आपके लिए नहीं है, वो जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो वो उसको स्कैन करते हैं। उसके बाद आपसे वो सीक्रेट क्वेश्चन पूछेगा। आप सीक्रेट क्वेश्चन को जैसे ही एंटर करेंगे तो आपका सीक्रेट क्वेश्चंस मल्टीपल हैं, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उसका आंसर आप लिखें, और वो आंसर भी आपने याद रखना है, जैसे पासवर्ड याद रखा जाता है। और उसके बाद आपका D160 फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी। D160 फॉर्म जो है उसके काफी सारे सेक्शंस हैं। जब आप पहला सेक्शन खुलेगा उसको कंप्लीट करेंगे तो वो नेक्स्ट सेक्शन पे जाएगा, उसको कंप्लीट करेंगे तो अगले सेक्शन पे जाएगा। जब आप पर्सनल इंफॉर्मेशन भरना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले रिकमेंडेड ये है कि अपना पासपोर्ट जो वैलिड है, जिसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं, और अपना शनाख्ती कार्ड CNIC कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है उसको सामने रखें। उसके अंदर जो डिटेल्स लिखी हुई हैं उसको भरें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, कोई पासपोर्ट नंबर में गलती नहीं करनी। जो आपका सिटीजन नंबर है, जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, वो आपका सिटीजनशिप नंबर है पाकिस्तान का, उसको एंटर करना है। कोई भी आपने उसमें गलती कर दी, ऑल्दो के उसमें ऑप्शन है कि आप उसको अमेंड कर सकते हैं, लेकिन आप बड़ी तवज्जो के साथ उसको फिल करें। इसमें एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब आप यूएस से D160 फॉर्म या कोई और भी फॉर्म ऑनलाइन जब आप भरते हैं तो पीछे उनका सर्वर सब कुछ नोट कर रहा होता है। आप एक चीज भरते हैं, उसको डिलीट करते हैं, दोबारा भरते हैं तो वो सारी चीजें नोट हो रही होती हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर कोई चीज गलती से आपने गलत भर दी है, जब तक आप उस फॉर्म को ऑनलाइन साइन एंड सबमिट नहीं करेंगे, वो आखिर में आएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताता जाऊंगा। जब तक आप वो नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कोई भी चीज उसमें अमेंड कर सकते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के बाद आप आगे चलेंगे, फिर आपसे वो आपके पासपोर्ट की डिटेल्स मांगेगा, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मांगेगा, आपकी फैमिली डिटेल्स मांगेगा। फैमिली डिटेल्स में आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, आपके बच्चों के नाम, आपकी स्पाउस जो हैं या आपके स्पाउस हैं मेल और फीमेल जो भी हैं, अगर आप फीमेल हैं तो मेल, अगर आप मेल हैं तो फीमेल, उनकी सारी डिटेल्स आप भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ वो मांगेगा, वो आप उसमें भरेंगे। उसके बाद आपसे वो ट्रैवल हिस्ट्री मांगेगा कि आप पिछले 5 साल में कहाँ गए हैं, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, पासपोर्ट वैलिड कब तक है, क्या आपने यूएसए का वीज़ा पहले अप्लाई किया। ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद आप आगे चलते जाएंगे। अगर आपने उसके अंदर कहीं ट्रैवल किया है तो अपने पासपोर्ट से चेक करें कि कब से कब, लेट से आप टर्की गए थे तो कब से कब आप रहे, कितने दिन के लिए गए और कब आपने वहां पे ट्रैवल किया, आप उम्रे पे गए हैं, आप कहीं भी गए। यहाँ पे एक चीज है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आपने इराक ट्रैवल किया है, आपने अफगानिस्तान ट्रैवल किया है तो आपको यूएसए का वीजा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये केस टू केस बेसिस पर होता है। आपका मकसद इराक जाने का क्या था, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको स्क्रीन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप इराक गए हैं ज़ियारतों पे या ईरान गए हैं ज़ियारतों पे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारी चीज़ें अभी वहां पर आपसे वो पूछेंगे कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके फादर एंड आपके जो मदर हैं, उनके जो डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, उनके बारे में वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे होते हैं जिनको अपने फादर की डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती है, या आप 1 जनवरी को अपने फादर की डेट ऑफ बर्थ, उनकी बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन उनके पासपोर्ट के ऊपर, उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है। लेट से वो 12 जनवरी है, 15 जनवरी है, दिसंबर की है, तो जो उनके पासपोर्ट और उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर डेट लिखी हुई है आपने वही भरनी है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपसे वो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जी क्या आपके फादर यूएसए में है, अगर वो नहीं है तो नो कर दें, अगर वो यस है तो वो उसके बारे में डिटेल्स पूछेगा कि वो उनका स्टेटस क्या है और उनका सिटीजनशिप नंबर क्या है। अगर वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो उसके बारे में वो सारी चीजें आपसे पूछेगा। मदर के बारे में भी इसी तरह पूछेगा। आगे चलते हुए वो आपसे पूछेगा कि जी डू यू हैव एनी रिलेटिव इन यूएसए। तो जो भी चीज आप भर रहे हैं उसमें आगे उसने थोड़ी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, तो हर कॉलम को भरने से पहले अगर उसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं तो उन इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ें। जब वो आपसे पूछता है कि डू यू हैव एनी रिलेटिव इन यूएसए, तो इसका मतलब ये होता है कि 4 कैटेगरीज हैं जो रिलेटिव्स में काउंट होती हैं, जिसमें आपकी स्पाउस, आपके पेरेंट्स, आपका चाइल्ड और आपके सिबलिंग्स, ये आपके रिलेटिव्स में काउंट होता है। अगर आपने उसको यस लिख दिया या यस को टिक किया तो वो आपके जो जिसको जब आपने टिक किया है तो आपको डिटेल्स देनी होंगी कि उनका नाम क्या है, उनका स्टेटस क्या है और उनका सिटीजनशिप नंबर, उनका ग्रीन कार्ड नंबर वगैरह, वो सारी चीजें आप उसमें भरेंगे। और अगर एक से ज्यादा है तो उसमें ऑप्शन आता है ऐड मोर, ऐड मोर, ऐड मोर।
तो अगर एक है तो भर दें, अगर 5-6 हैं तो सबका भरते जाएं। इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपके रिलेटिव्स यूएसए में हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन आप उनको ना दें, आप उनको ना बताएं। वो ये कहेंगे कि जी अच्छा इसका भाई गया था आज से 30 साल पहले, वो वापस नहीं आया तो ये भी वापस नहीं आएगा। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, एक्स अकाउंट है जिसको पहले ट्विटर कहते थे, उन सारे अकाउंट्स के जो आपके हैंडल्स हैं वो भी आपने उसमें भरने होते हैं। छुपाना, कोई फ्रॉड नहीं करना, कोई झूठ नहीं बोलना। उसके बाद आपसे वो पूछेगा, अगर आपके रिलेटिव नहीं है तो आप उसको नो कर दें, वो नहीं पूछेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव, जिसमें आपके चचा, आपके मामू, आपके फूफी, आपके कजन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। जब आप उससे यस करेंगे तो वो आपसे नहीं पूछेगा कि वो कौन है, कहां पे रहते हैं, क्योंकि जो 4 कैटेगरीज में पहले आपको बता चुका हूं वो रिलेटिव्स में काउंट होती हैं। अदर रिलेटिव्स के बारे में वो नहीं पूछते कि वो कौन है और कहां पर रहते हैं। जब आप आगे जाएंगे तो वो आपसे टेंटेटिव डेट ऑफ एंट्री पूछेगा, जो आपने अपने प्लान में वर्कआउट की हुई है उस हिसाब से आप टेंटेटिव डेट ऑफ एंट्री लिखें। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने कितनी देर के लिए स्टे करना है, वो आप भरे, वो आपने अपने प्लान में वर्कआउट किया हुआ है। उसके बाद वो आपसे कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल पूछेगा, आपने वहां पर कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल लिखनी है। लेकिन एक चीज याद रखें कि कौन से कॉन्टैक्ट पर्सन का ईमेल, फोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका सरनेम, उसका गिवन नेम जो है उस हिसाब से आपने लिखना है। इसके लिए एडवाइस ये है कि आप जिस भी कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम और डिटेल्स दे रहे हैं उसको आप फोन करें, उससे तमाम डिटेल्स लें और उसको बताएं कि मैं वीजा अप्लाई कर रहा हूं, उसमें मैं आपका नाम दे रहा हूं, ताकि जस्ट इन केस वीजा एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, कस्टम एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है अगर उसको फोन करके पूछता है या उसको स्क्रीन करना चाहता है तो उसको पता हो कि जी मिस्टर सो एंड सो, माय रिलेटिव, माय फ्रेंड इज कमिंग टू यूएसए एंड ही विल स्टे विद मी और आई एम द कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर दैट, राइट। और ऐसे नहीं है कि बगैर सोचे समझे आप भर दें और उस बंदे को पता ही नहीं है। तो उसके अलावा आप उसमें होटल डिटेल्स भी भर सकते हैं। आपसे वीजे में वो ये नहीं पूछेगा कि आपने कौन सी स्टेट में जाना है और आपने क्या क्या देखना है, कौन कौन से टूरिज्म वाली जगह पे जाना है, और ये सारी चीजें वो आपसे नहीं पूछेगा। उसके बाद वो आपसे जॉब के बारे में पूछेगा, जो भी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उसकी डिटेल्स आपने भरनी है। इसमें जो चीज आपने ज़हन में रखनी है कि अगर आपकी उम्र 40 ईयर्स है और आप उसमें भरते हैं कि जी मैं एक जगह पर मैनेजर हूं या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूं या मैं बिजनेस कर रहा हूं, और उसमें वो पूछता है कि ये जॉब आपने कब स्टार्ट की थी और आप कहते हैं कि जी मैंने 2 साल पहले स्टार्ट की थी, तो इसका मतलब है कि 38 ईयर्स तक आप कुछ नहीं कर रहे थे, ये गलत हो जाएगा। तमाम चीजें जो हैं वो लॉजिकल होनी चाहिए और लॉजिकल बतानी होती हैं। अगर आप एक जॉब करते थे, 4 साल आपने वो जॉब की, वो जॉब आपने छोड़ दी, उसके बाद आपने दूसरी जॉब शुरू की, तो वो सारी चीजें उसमें ऐड करें। आपको ऑप्शन फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, थर्ड जॉब, सारे ऑप्शन वो देता रहता है। आपसे क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसमें आपने ये बताना होता है कि जी मैं फलां डेट से फलां डेट में फलां, लेट से आप ने मैट्रिक जहां से किया तो उसकी डेट्स आप लिखेंगे, जी मैं किस तारीख से किस तारीख तक यहाँ पर पढ़ता रहा और फिर मैंने कब इसमें जो है हायर एजुकेशन कंप्लीट की, सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की, कितने साल में वहाँ पर पढ़ा और किस डेट से किस डेट, ये सारी डिटेल्स जो हैं फैक्चुअल वो आपने लिखनी हैं। और अगर आपके पास ये डिटेल्स नहीं है तो आप अपने स्कूल और अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी से ये डेट्स चेक कर सकते हैं। जब आप अपने एक चीज जो पहले आपको मैंने बतानी थी, जब आप अपने प्रोफेशन के बारे में लिख रहे हैं, अपनी जॉब और अपने बिजनेस के बारे में लिख रहे हैं, तो वो आपसे आपकी इनकम भी पूछेगा, वो भी लॉजिकल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी इनकम जो है वो 1.5 लाख रुपया और वहां पे आप 5 लाख रुपया लिखते हैं, क्योंकि ये गलत होगा, ये झूठ होगा और ये पकड़ा जाएगा। तो ये वो सारी चीजें हैं। उसके बाद सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। इसमें एक चीज याद रखें, अगर आप वीजा इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि आप आईसीसी का वर्ल्ड कप देखने जाना चाहते हैं और वहां पे कोई मैच देखना चाहते हैं, तो उसके बारे में वो आपसे इंटरव्यू पे क्वेश्चन पूछ सकता है और आप उसमें बताएंगे कि जी मैं फलां स्टेडियम में फलां तारीख को फलां टीम्स के दरमियान मैच हो रहा है, वो देखने के लिए जा रहा हूं और ये मेरी टिकट है। वो इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है, हैव यू गॉट द टिकट, तो आपके पास वो टिकट होनी चाहिए या आप बता दें कि जी मैंने ऑनलाइन खरीदी हुई है, राइट। अगर आप कोई मैच देखने के लिए जा रहे हैं तो पास्ट में आपकी कोई हिस्ट्री होनी चाहिए कि आपने दुबई में कोई मैच जाके देखा है या किसी और कंट्री में जाके आपने मैच देखा है। आप पाकिस्तान के बाशिंदे हैं तो आप वहां पर जाकर जो है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का मैच देखना चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान का मैच क्यों नहीं देखना चाह रहे? तो इसके बारे में लॉजिक होना चाहिए
कि आप कौन सा मैच देखना चाह रहे हैं, कहां पे देखना चाह रहे हैं और उसकी टिकट और ये सारी चीजें। उसके बाद वो आपसे सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, जिसको एक एक क्वेश्चन को बड़ी डिटेल से और क्रिटिकली देखना है और पढ़ना है। उसके बाद उसका यस या नो में जवाब देना है, जिसमें चाइल्ड अब्यूज, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, आपका किसी रिलीजियस पार्टी से ऐसे से तो ताल्लुक नहीं है जो बैंड हो, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा। वो पूछने के बाद जब आप उनके जवाब दे देंगे तो वो अगले सेक्शन पे आपसे तस्वीर के बारे में पूछेगा। तस्वीर आपने अपलोड करनी है। तस्वीर जो है वो 2x2 की साइज, उसमें रिक्वायरमेंट्स दी होंगी। 2x2 इंच की होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट फेस होना चाहिए, कोई राइट या लेफ्ट एंगल दे के आपने तस्वीर नहीं खिंचवानी। और उसमें आपके ईयर्स, अगर आपके बाल लंबे हैं तो आपके ईयर्स क्लियरली नजर आने चाहिए। अपने बालों को आप ऐसा सेट करेंगे। अगर आपके पास ऐसी तस्वीर नहीं है तो आप फोटोग्राफर के पास जाएं और उसको बताएं कि मुझे यूएसए के वीजे के लिए तस्वीर खिंचवानी है और इस तरह की तस्वीर खिंचवानी है। वो तस्वीर जो है उसका प्रिंट आउट भी ले लें, क्योंकि इंटरव्यू में आपको प्रिंटेड तस्वीर की जरूरत होगी, और डिजिटल भी ले लें अपनी ईमेल में, अपने व्हाट्सएप पे, क्योंकि फॉर्म में आपने डिजिटल तस्वीर अपलोड करनी है। जब तस्वीर आप अपलोड करेंगे तो उसी वक्त वो आपको बता देगा कि जी आपकी तस्वीर एक्सेप्टेड है या नहीं एक्सेप्टेड। जब आपकी तस्वीर एक्सेप्ट हो जाती है उसके बाद वो आगे चलेगा और साइन एंड सबमिट का एक ऑप्शन देगा। उससे पहले वो आपको रिव्यू का एक ऑप्शन देगा। आप अपने फॉर्म को डिटेल से दोबारा से रिव्यू करें, तमाम चीजें, तमाम डेट्स, तमाम उसमें जो पासपोर्ट नंबर, अपने नाम के स्पेलिंग, एवरीथिंग जो है उसको आप प्रूफ रीडिंग करें। अगर आप चाहते हैं कि उसको आप प्रिंट कर लें तो प्रिंट करके आप प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, और आराम से जब आप सारे, अगर आपको उसमें कोई गलती नजर आती है तो आप दोबारा उस सेक्शन में जाकर उसको एडिट करके सेव कर सकते हैं। और ये सारी चीजें करने के बाद आप उसको साइन एंड सबमिट करेंगे। जब आप साइन एंड सबमिट करने लगेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि क्या इस फॉर्म को भरने के लिए आपको किसी ने हेल्प आउट किया है। तो एक चीज याद रखें कि अगर आपने अपनी एजुकेशन लिखी है और लिखा है कि आप पढ़े लिखे हैं, आपने मास्टर्स किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है या इवन आपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन की हुई है, तो ये कैसे मुमकिन है कि आपको किसी और बंदे ने फॉर्म जो है वो भर के दिया हो। तो इसमें भी लॉजिकल रहे, क्योंकि आप जब लिखेंगे कि जी मुझे किसी और ने फॉर्म भरा है तो वो उसकी डिटेल्स आपसे पूछेगा और वो भी आपने भरनी होगी। इसमें झूठ नहीं बोलना। अगर आपका फॉर्म जो है किसी और ने भरा है, आपने साथ बैठ के भरा है, तो आप लिखें। ये जरूरी नहीं है कि किसी और ने फॉर्म भरा है तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन हमेशा सच बोलना है और सीधी बात करनी है। उसमें कवर अप करने की कोशिश ना करें। अगर किसी और बंदे ने आपका फॉर्म भरा है तो आपको पता ही नहीं होगा कि उसने किस चीज का क्या जवाब दिया है और क्यों वो लिखा है, तो इसलिए इंटरव्यू में आप पकड़े जाएंगे और गलत हो जाएगा। साइन एंड सबमिट करेंगे आप। रिव्यू जब करेंगे, जब प्रिंट आउट करेंगे, तो इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप अपने पूरे फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास रखें, रिकॉर्ड के लिए भी, और अपने इंटरव्यू में जाने से पहले आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। जब आप साइन एंड सबमिट करेंगे तो वो आपको DS-160 फॉर्म का कंफर्मेशन लेटर जो है वो देगा। उसको आप प्रिंट आउट कर लें, क्योंकि वीजे के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। और जो है इंटरव्यू जो आपने अप्लाई करना है उसमें भी आपने अपना DS-160 का फॉर्म जो है उसकी आपने नंबर वगैरह भरना है। DS-160 फॉर्म जब आप भर रहे होते हैं तो वहां पर वो आपसे ये भी पूछता है कि क्या आपने ये वीजा पहले अप्लाई किया था, यूएसए का वीजा पहले आपको मिला है कि नहीं मिला है, सेम कैटेगरी का या किसी और कैटेगरी का वीजा अगर आपको मिला है तो उसकी डिटेल्स आपने भरनी होंगी। वीजा नंबर क्या था, कब से कहां तक का वो वैलिड था, डेट्स क्या थी उसकी, और क्या आप वहीं से अप्लाई कर रहे हैं जहां से आपने पहले वीजा अप्लाई किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस्लामाबाद से पहले आपको वीजा मिला था तो क्या आप इस्लामाबाद से ही अप्लाई कर रहे हैं या किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आपने DS-160 फॉर्म में भरनी है। और ट्रैवल हिस्ट्री जब होगी, अगर आपको पहले वीजा मिला था तो पिछले 5 साल में आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, तो ऑटोमेटिकली अगर आपने यूएस से ट्रैवल किया है तो वहाँ पे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में भी आप भर देंगे कि जी मैं किस तारीख से किस तारीख तक यूएसए में गया था। इसके अलावा जब आप अपनी डिटेल्स भर रहे होते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपका जो ट्रिप है उसको कौन फाइनेंस कर रहा है। अगर आप खुद से पैसे दे रहे हैं तो जाहिर बात है आप उसमें सेल्फ लिखेंगे। अगर आपके फादर, आपकी मदर या कोई रिलेटिव पैसे दे रहा है, भाई पैसे दे रहे हैं, तो आप उसके बारे में लिखेंगे। और अगर आपके साथ कोई और भी ट्रैवल कर रहा है, आप किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप उसमें लिखेंगे कि मेरे साथ और कौन कौन ट्रैवल कर रहा है, और उसके बारे में भी वो पूछ सकता है कि जी उसको फाइनेंस कौन कर रहा है। तो ये डिटेल्स भी आपने DS-160 फॉर्म में भरनी होंगी, क्योंकि यही चीजें आगे चल के वीजे के लिए जब आप डेट के लिए
इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें होंगी। इस वीडियो में मैंने आपके तमाम डाउट्स और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम थी वो मैंने आपको देने की कोशिश की है कि DS-160 फॉर्म जो है वो कैसे फिल करना है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने वीजा इंटरव्यू डेट कैसे अप्लाई करनी है, फी का वाउचर कैसे निकलेगा और फी कैसे पे की जाएगी, और जब आपने वीजे के लिए जाना है इंटरव्यू के लिए तो फिर आप किन किन चीज़ों को ख्याल रखेंगे, कैसे उसकी तैयारी करनी है, कैसे वहां पर पहुंचना है और कैसे इंटरव्यू देना है। थैंक यू वेरी मच। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में सेंड कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूं। थैंक यू वेरी मच।